फिर आपको याद आता है 1 महीने बाद फिर से कुछ रूल चेंज करना है, फिर आपको 2 महीने बाद फिर से कुछ इसमें प्रॉब्लम समझ में आता है। तो ये रिफॉर्म नहीं बोल सकते, इसको खिलवाड़ बोल सकते हैं। ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे हम लोग को भी सभी अलाउ करना है, ठीक है भाई, ट्रेडर्स का भी एक बॉडी बनाते हैं, उनके भी क्या प्रॉब्लम्स है सुनेंगे। 7-8 साल पहले कहाँ था F&O, कहाँ इतना वॉल्यूम होता था स्टॉक मार्केट में, कहाँ इतनी लिक्विडिटी, सारे लोग बैंक्स में रखते थे, गोल्ड खरीदते थे, एफडी करते थे। सीख क्या रहो, अरे डेली बंद करो, वीकली बंद करो, कैलेंडर हटाओ, ये ले हटाओ, कौन दिमाग है कभी शेड किए हो बैठ के। ये वीडियो जाएगा, पब्लिक जाएगा, you're okay with that, right? I don't know, मतलब वो कॉन्फिडेंस लूज करवाता है सरकार पे, what I would say। कहीं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एमएससी में ट्रेड कर रहा हूँ, बीएस में ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके कोई फलाना जिनका ना टीटा एक्सचेंज, गामा एक्सचेंज में कोई ट्रेड करेंगे और वो एक्सचेंज कल बंद होगा, कोई जिम्मेदारी भी उठा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैंने एक कहानी सुनी थी जहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि स्कूल में आने के लिए तुमने इतना देर क्यों लगा दिया, व्हाई आर यू लेट। तो स्टूडेंट जवाब देता है कि सर मैं आज बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। तो टीचर पूछते हैं कि क्या अच्छा काम करके आए हो, बताओ हमें भी। तो स्टूडेंट कहता है कि सर आज मैंने किसी को सड़क पार करवाई है, सड़क पे बहुत दिक्कतें थी लेकिन मैंने बहुत अच्छी कोशिश की और मैंने सड़क पार करवा दी, लेकिन मुझे दिक्कतें बहुत आई, लेकिन अपना अच्छा काम करने के लिए मैंने खुद को रोका नहीं। अब टीचर कहते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है कि तुमने ये काम किया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई। तो स्टूडेंट कहता है कि सर एक्चुअल में वो जो इंसान था जिसको मैंने रास्ता पार करवाया, वो पार करना नहीं चाहता था, वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। मेरे को बड़ी मुश्किल आई ये करवाने में कि रास्ता पार आज मैं करवा के ही रहूंगा, क्योंकि मैंने आज एक अच्छा काम करना है। अब यही एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट सेबी के साथ जोड़ा जा रहा है, जहां पे वीकली एक्सपायरीज ऑप्शंस की खत्म करने की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले तुहिन कांता पांडे जी, जो कि सेबी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे जहां पे हम आपसे इनपुट्स लेंगे कि एग्जैक्टली हाउ डू वी डू दिस कॉन्टेक्चुअली स्पीकिंग। मोर और लेस इसका रीजन शायद रिटेल ट्रेडर को बचाने का ही है। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है? इज दिस द नंबर वन थिंग जो कि सेबी को एज अ रेगुलेटर करना चाहिए, या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? आर यू एक्चुअली सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम? क्या हम किसी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, या जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिन पहले हमने ट्वीट किया जहां पे हमने कहा कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर हैं, बायर हैं, सेलर हैं और 2 साल, मिनिमम 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। वी विल कॉल यू, चेक एंड उसके बाद हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे आपसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली आपका सोचना क्या है इस कंसल्टेशन पेपर की बात को लेके। अब इस ट्वीट को काफी लोगों ने देखा, शेयर भी किया, करीब 450-500 लोगों ने अप्लाई किया। हमने ऑलमोस्ट सबको हमारी टीम ने कॉल किया, करीब 50 से 60 लोगों को इन द टाइम गैप ऑफ 2 to 3 डेज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्ट किया। अब इवेंचुअली इस वीडियो में उनके साथ क्या बात हुई हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। होपफुली हमने वो सारे पर्सपेक्टिव को कवर कर लिया है, जो कि एक ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, एक प्रॉप डेस्क ट्रेडर, एक सब ब्रोकर, किसी भी तरह से जो मार्केट में एज अ पार्टिसिपेंट जुड़ा हुआ है, कुछ समय से बहुत सीरियसली काम कर रहा है, बहुत अच्छे ऑनेस्टली काम करना चाहता है, आगे चल के इसको करियर के तौर पे ऑलरेडी देख रहा है, आगे भी देखता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक ऑप्शन बायर किसी भी कैपेसिटी में है, वो 2, 3, 4, 5 साल से है, 10 साल से है, एज अ बायर है, एज अ सेलर है, उसको उसके बिजनेस को ऑप्शन वीकली एक्सपायरी के चले जाने के कारण क्या इम्पैक्ट आएगा। So basically, I'm an option seller, and as an option seller, our sole bread and butter is the theta decay that happens for weekly expiries. So I think if it switches to monthly expiry, then पूरा मंथ जो रहेगा उसमें हमें थीटा डीके मिलेगा नहीं, एंड सिर्फ आखिरी का जो एक हफ्ता रहेगा उसमें थीटा डीके मिलेगा, एंड आई डोंट थिंक दैट इज अ सस्टेनेबल बिजनेस टू रन फॉर एनीबॉडी। एंड ऑल्सो बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इशू विद द एसएल्स के होंगे इनिशियल डेज में। Okay, so I think this is one of the most major reasons that weekly expiry should stay, because as an option seller, the only edge you have in the market is theta decay. तो फर्स्ट थिंग इज सेबी का कहना यह है कि इंट्राडे वॉल्यूम्स डेरिवेटिव्स में काफी ज्यादा है कंपेयर टू द कैश वॉल्यूम्स। नाउ एनी मार्केट्स दे वांट टू increase or they want to facilitate fair price discovery through increased volumes and increased participations. Now, अगर सेबी को कैश मार्केट वॉल्यूम्स या डेरिवेटिव वॉल्यूम्स के बारे में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो दे वांट टू फोकस ऑन encouraging more traders to increase participation in the cash markets rather than to curb the volumes in the derivatives. अब समझते हैं कि कैश मार्केट में वॉल्यूम्स क्यों कम है। बिकॉज वन इज एक्सट्रीम चार्जेस, टैक्सेशन बोथ इन कैश एंड फ्यूचर्स, एंड ऑप्शंस क्या हो जाते हैं कि ऑप्शन इज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट टू ट्रेड एनी मार्केट्स।
both in terms of cost effectiveness and in terms of maneuverability. आप एक ऑप्शन के लेग्स को यूज करके कैसे भी पे ऑफ आप कर सकते हैं एंड आपको पोजीशन को मैनेज करने का एक मैन्यूवरेबिलिटी मिल रहा है. बट थोड़ा सा डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ प्रॉप टेस्ट से रिलेटेड. ओके, सी मैं इंडिविजुअली भी ट्रेड करता हूँ तो इट इज इन लैक्स एंड समवेयर क्लोज टू 1 CR. लेकिन आप प्रॉप टेस्ट पे जब पहुंचते हैं तो द अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैंडल वो मिनिमम 25-30 करोड़ रुपए से लेकर के 100-150-500 करोड़ तक भी होता है जनरली. ठीक है, तो अभी ये जो मुझे जो फील होता है कि आई बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर. मेरी टीम में देर आर क्लोज टू 50-60 ट्रेडर्स. और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो इफ नॉट लैक्स तो थाउजेंड्स में तो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ मैं टच में हूं, जिनका रोजी रोटी जो कहते हैं ब्रेड एंड बटर, इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग में भी हम बात करें तो जो 2007-2008 में आर्बिट्राज वगैरह चलता था, लोगों को 4-5% का रिटर्न आता था, वो सब काम खत्म हो के बिकॉज कंप्यूटर्स आए, एल्बोज आए, अभी सब लोग बेसिकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए थे. बैंक निफ्टी को इन्होंने ख़त्म किया लास्ट ईयर, तो अभी सब लोग डेली एक्सपायरी वाला मॉडल छोड़ के सेंसेक्स और निफ्टी में शिफ्ट हो गए हैं. तो देर आर एटलीस्ट लैक्स ऑफ पीपल इन दिल्ली एनसीआर इटसेल्फ, अगर ये एक्सपायरीज ख़त्म होती हैं, जो कि अपने जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हैं. और हमले जैसे लोग जो बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, या मैं अगर इंडिविजुअली भी बात करूं, मेरा घर शायद मेरे इंडिविजुअल ट्रेडिंग से भी चल सकता है, वो ख़त्म होने की कगार पे अगर डेली एक्सपायरी जाती है. अब ये ओवर रेगुलेशन ऐसा हो रहा है कि आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी क्रूड एग्जांपल है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहे हैं और 3 महीने बाद बोल रहे हैं कि आप ट्रक चलाएंगे लेकिन मिडिल लेन में. 3 महीने बाद बोलते हैं कि ट्रक चलाएंगे लेफ्ट लेन में. 3 महीने बाद बोलते हैं कि ट्रक चलाएंगे राइट लेन में. तो रेगुलेशन इस तरीके से आ रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर को नहीं पता है कि मुझे ट्रक किस डायरेक्शन में चलाना है. हो सकता है कल को गवर्नमेंट ये भी बोल दे कि जो दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन है उससे उल्टी डायरेक्शन में जाना है आपसे. आपको ओवर रेगुलेशन इज किलिंग आवर मार्केट. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जॉबलेस लोगों की खड़ी होगी जो प्रॉप डेस्क से रिलेटेड है. इंडिविजुअल लोग, आई नो कि जो बंदा इंडिविजुअली ट्रेड कर रहा है तो मोर देन 50-60% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई ना कोई अदर इनकम स्ट्रीम होगा, बिजनेस होगा, जॉब होगी, रेंट होगा. लेकिन जो लोग डेडिकेटेडली प्रॉप डेस्क रन कर रहे हैं, या प्रॉप डेस्क में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं ब्रोकर्स के पास या हम जैसे लोगों के पास, उन लोगों की जॉब जाएगी. और ये वो लोग हैं, असीम जी, मैं सबको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के पिछले 20, 25, 30 साल इस मार्केट को दिया है. आज से 20 साल पहले यदि कोई व्यक्ति 20 साल, 25 साल का, 30 साल का था और 20 साल से वो प्रॉप डेस्क रन कर रहा है, आज वो 50 साल की उसकी उम्र हो गई है, उसको वो टीवीएस गोल्ड वाले कीबोर्ड के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता है. उसको अपनी स्क्रीन दिखती है. 50 साल की उम्र में जब उसको अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, उसकी जॉब चली जाएगी, उसका पैसा चला जाएगा, वो उस आदमी का क्या होगा. तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट. आप ओवर रेगुलेट मत कीजिए. काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पहले भी बोला है, वीकली एक्सपायरी शुड गो ऑन. एक एंट्री बैरियर आप लगा सकते हैं. NISM सीरीज 8 पेपर को आप कंपलसरी कर सकते हैं. आई थिंक मुझसे पहले ही एक जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला कि जैसे यूएस के अंदर $25,000 का एक एंट्री बैरियर है, यू कैन पुट एन एंट्री बैरियर ओवर हियर. एंड वन मोर थिंग, चैरिटी बिगिंस एट होम. इफ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप टैक्सेशंस को कम करके करिए. देयर वाज अ रिपोर्ट विच आई वाज रीडिंग कि अगर आप STT को हटा देते हैं तो जो नंबर ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो 90% सेट के शायद 60-65% समवेयर अराउंड इट उस फिगर में आ जाता. और अगर आपको रूल्स चेंज करने हैं, आप मुझे आज बता दो, मेरी टीम हर 3 महीने में एक नई स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर सकती. अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ कि मैंने टीम को बोल दिया, आई डो नॉट नो कि 1 महीने के बाद हम लोग काम कर रहे होंगे या ऑफिस पे ताला लगा हो. मेरी तरफ से ये छोटे से इनपुट्स बस यही थे. बट मैं जी, अपार्ट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि आप सिर्फ गुरुग्राम में बोल रहे हैं, अक्रॉस इंडिया इट वुड बी लैक्स ऑफ पीपल जो कि फुली डिपेंडेंट हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑन अ एक्टिव बेसिस. बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जॉब छोड़ के एक सेकंड इनिंग खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं इन स्टॉक मार्केट स्पेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट. मतलब सीरियसली जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं.
तो उनका तो वो भी गया जो कि वो कर रहे थे इतने सालों से, एंड देन नाउ दे आर इनटू समथिंग दैट दे आर नॉट श्योर दैट दे कैन कंटिन्यू द लाइफ विद। बट द पॉइंट्स आर प्रीटी मच नोटेड मयंक जी, थैंक यू फॉर एडिंग अप। फिर हमने जांचने की कोशिश की कि जब भी एक ऑप्शन ट्रेडर बार बार अपनी स्ट्रेटजीज को बनाता है, बैक टेस्ट करता है, रीबिल्ड करता है, और जब बार बार करता रहेगा तो क्या उसको क्लैरिटी होती है कि इस बार वो चलेगी या नहीं, मतलब एक कंसिस्टेंट बिजनेस इस तरह से रूल चेंजेस के कारण हो भी पाएगा या नहीं। ये जो जो स्ट्रेटजीज अभिषेक आपने बनाई है जिसके बेस पे आप अपनी लिविंग चला रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग यू आर ए प्रोफेशनल फुल टाइम ऑप्शन सेलर, इज दैट ट्रू? ये स्ट्रेटजी बनाने में कितना समय दिया है आपने? सर इट्स बिन 3 years हो गया मुझे. सो इनिशियली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था सिंस आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑप्शंस, एंड बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज अच्छी खासी चल रही थी. आई वाज मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बैक देन, बट देन व्हेन दे स्टॉप बैंक निफ्टी एक्सपायरीज, तब मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं 2-3 महीनों के लिए बंद ही हो गया था, क्योंकि कुछ भी रिटर्न्स आने, आई नेवर ट्रेडेड निफ्टी बैक देन. एंड देन ग्रेजुअली स्विचिंग टू निफ्टी एंड सेंसेक्स में उस समय ज़्यादा वॉल्यूम्स थे नहीं एंड लिक्विडिटी भी नहीं थी, तो picking it up from Nifty, it took a while, and then now I'm becoming a little bit profitable in with Nifty and Sensex, and now they're switching the like Nifty को Tuesday को ला रहे हैं, Sensex को Thursday को shift कर रहे हैं. तो I think again my strategies are going to stop. Okay, किसी भी business को sustainably run करने के लिए, नहीं, especially in the market, you need to run your strategies for an extended amount of time. आप एक स्ट्रैटेजी को 3 महीने रन करोगे, फिर मार्केट का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, फिर यू लुक फॉर न्यू स्ट्रैटेजीज, देन आप उनको रन करते हो, फिर 3 months के बाद फिर चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट. दिस इज नॉट हाउ यू कैन सस्टेन इन द मार्केट. बाकी मैंने विल नॉट बिलीव कि मैंने 8-10 साल काउंटलेस आवर्स काउंटलेस नाइट लगाए, मतलब किसी को जल्दी सक्सेस मिलता है, किसी को लेट मिलता है, तो मतलब रात को 3 बजना 4 बजना कॉमन था विदाउट पुटिंग मनी इन द मार्केट. तो इतने लगाते, इतने गुजारने के बाद आई कुड अर्न सब्सटेंशियल मनी इन लास्ट 4-5 years. और उसके बाद अगर ये सब रेगुलेशन से चेंज होगा तो अपनी जो मेहनत है इतने साल की, आई कुड हैव डन अदर बिजनेस इन दैट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कह रहे हो, दैट कुड हैव बीन कहीं और लगा सकते थे ये टाइम जब पता ही नहीं था. यस, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में काम करना भी बड़ा स्पेकुलेटिव हो गया. सर मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग बात ये होगी कि स्ट्रैटेजी में बदलाव करना. मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी रातों रात नहीं बनती है, उसके लिए आपने को प्रैक्टिस करना होता है, फिर आपने को फॉरवर्ड टेस्ट करना होता है, उसके बाद में फिर उसमें कैपिटल डिप्लॉय करना होता है, उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है. और दोनों की वीकली और मंथली के दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड दोनों डिफरेंट है. अगर वीकली में ऐसे हिट होता है और मंथली में हिट होता है तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है. अगर मैं मंथली में सेम ट्रेड करूँगा, सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर मेरे लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं. हाँ, उसके ऊपर भी प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा और लॉसेस भी ज़्यादा होगा. फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा रिस्क और रिवॉर्ड है, तो मेरी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा. उसको बदलाव करने के लिए तो फिर से उसको मेहनत करो. जो मैं 3 साल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ उसको वही चेंज करना होगा फिर से. देन वी टॉक्ड अबाउट एसटीटी और जो भी मार्जिन के इंक्रीज आने वाले हैं उसके कारण किस तरह से इवेंचुअल नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि है तो ये बिजनेस ही, उसके बारे में भी बात की गई है. एंड थोड़ा सा डिटेल टॉपिक के जो ये लॉस मेकिंग ट्रेडर को बचाने की बात हो रही है, एक नैरेटिव है जो कि प्रोबेबली ट्रू है, और दूसरी तरफ वीकली एक्सपायरीज या किसी तरह से भी एक्सपायरीज को चेंज कर देना, डेज चेंज कर देना, कुछ भी रैंडम रूल्स आते जाते हैं, क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस है भी या नहीं, और अगर है तो किस तरह से ऑन द ग्राउंड उसके चेंजेस लाने के कारण फर्क नहीं आ पाया. As STT is the part of percentage of a premium. So we all know कि मंथली के प्रीमियम्स कितने हाई होता है, तो मेरी एक्सपेक्टेंसी तो वैसे ही और कम हो रही है. मतलब अगर ये बिजनेस है तो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, रेवेन्यू मोर लेस वैसा ही रहेगा, तो नेट मार्जिन नेट प्रॉफिट आई एम अज्यूमिंग कम होगा. हाँ, जो नेट प्रॉफिट है टेक अवे पैट होगा जो दैट्स गोना गेट मच लेसर इन परसेंटेज, अज्यूमिंग एवरी अदर फैक्टर स्टेज कांस्टेंट. इवन इन दैट सिचुएशन आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ही होगा. तो पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर के लिए चैलेंजेस नहीं है. कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज होता है तो डेफिनेटली 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है कि अनसर्टेन चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सर्टेनली रहता ही है. तो यहाँ पे भी अगर ये रूल चेंज होता है तो जो सर्टेन थिंग यहाँ पे नोटिस किया जाएगा वो है कि प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखने को मिलेगा मंथली एक्सपायरीज के, जिसके वजह से हमारा कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है. और हो सकता है उसके वजह से जो भी लर्निंग या फिर कुछ अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वो भी काफ़ी महंगे जाने वाला है. सेकेंड थिंग, जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस पे हमारे या फिर अदर जो चार्जेस हैं
वो डेफिनेटली वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वहाँ से हमारे टैक्सेशन एंड चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का पार्ट भी वहाँ से कट होने वाला है। तो ये सर्टेन थिंग्स है, यहाँ पे हो सकता है कि आदमी एडजस्ट कर जाए कुछ दिनों में, या फिर अपने अकॉर्डिंग फिर वो सिचुएशन क्रिएट कर ले। दूसरा जो पार्ट आता है अनसर्टेन थिंग्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बाय के लिए जो अनसर्टेन थिंग क्रिएट होगा यहाँ पे ये चेंज करने के लिए, वो है टाइम वे। तो सपोज यहाँ पे जो भी हमारा प्रीमियम वैल्यू रहता है, डेफिनेटली सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि टोल इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से कंसिस्ट है। तो कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरीज में जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो टाइम वैल्यू वो काफ़ी हाई रहने वाला है। और जो उसका फंक्शन है वो डेफिनेटली क्लिक्स प्लस वॉलेटिलिटी, ये दोनों उसका फंक्शन है बेसिकली, जिससे हो सकता है कि प्रीमियम में मोमेंट्स कैच करते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जैसे चेंज होगी, कभी कई बार हमने देखा है कि आईवी क्रश होता है या फिर आईवी शूट होता है, दोनों केस में यहाँ पे प्रीमियम में एक एडप्ट बिहेवियर शो होता है। तो यहाँ पे उस पर एडजस्ट हो पाना मंथली एक्सपायरी में, चूंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था एक छोटा था, तो यहाँ पे वो वैल्यू छोटी होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि प्रॉब्लम शायद कम फेस करना पड़ता था, एक प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम एडजस्ट हो गया था इंसान। लेकिन अब यहाँ पे जो कि टाइम वैल्यू काफ़ी अभी हाई रहने वाला है, उस पर अब अगर ये वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी दिन आईवी क्रश होता है, हो सकता है उस दिन यहाँ पे सेलर उसका फायदा उठाए, किसी दिन हो सकता है कि बायर्स के फेवर में जाए अगर आईवी शूट होता है तो। सो दैट इज टोटली एक अनसर्टेन सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली हमें कुछ दिन से नहीं जज हो पाएगा। फिर आपको याद आता है 1 महीने बाद फिर से कुछ रूल चेंज करना है, फिर आपको 2 महीने बाद फिर से कुछ इसमें प्रॉब्लम समझ में आता है। सो ये रिफॉर्म नहीं बोल सकते, इसको खिलवाड़ बोल सकते हैं। ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अगर सपोज कंसल्टेशन पेपर आता है कुछ भी, तो वोटिंग जरूरी है और उसका एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी होना काफ़ी जरूरी है, ताकि वहाँ पे अदर व्यूज भी वहाँ पे इंकॉर्पोरेट किए जाए बाकी लोगों के। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए कल को हर एक महीने में आके आप रूल चेंज कर दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा। अगर आपको रिफॉर्म लाना है, आप एक साल 2 साल दीजिए, फिर आप उसके रिजल्ट को स्टडी करिए, फिर उसके बाद से आप देइए। कि मंथली बनाए वो आएगा ही, जिसको जो ब्रोकरेज या एचटी जो भी ले रहा है मोस्टली लॉ ज्यादातर टॉप करते, जिनके कैपिटल कम होते हैं वो छोड़ते कि कम कैपिटल से 10,000 लगा के 20,000 बना, वैसे इंड्यूसमेंट किया जाता है। जिनको लॉस करना वो आएंगे। अगर स्टेबी बोल रहा है कि रिटेल को बताने के लिए हम ये रूल ला रहे हैं, तो वो गलत। वो एक्चुअली हम 2018-19 से जो रूल बनते हुए देख रहे हो, हमेशा यही बोला जाता है कि हम रिटेल को बचाने के लिए ला रहे हैं। हालांकि देख रहे रिटेल को किसी को हेल्प ही नहीं हो रहा है, तब मेरी रिटेल उल्टा लॉट भी किए जा रहे हैं। जिसने बचना है वो क्या है, मुझे मत बचाओ, और जो बचाने वाला कह रहे नहीं बचा के छोड़ूंगा, चाहे तू मर ही क्यों ना जाए, मैं तेरे को बचा के छोड़ूंगा। एंड देन इस मुद्दे पे बात हुई कि क्या रूल चेंज करने से, बार बार रेगुलेशंस में बदलाव लाने से ही प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, लॉसेस को घटाया जा सकता है। रिटेल ट्रेडर को बार बार पुश किया जाता है कि मार्जिन बढ़ा दिया जाए या टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। इवेंचुअली क्या हम नया पैसा जो कि छोटे पैसे पे लॉस पे सीखा जा सकता था, वो बड़ा पैसा लाके नुकसान बड़ा किया जा रहा है। सो दे डोंट केयर सो मच कि हमें स्ट्रेटजीज रिवाइज करना पड़े नहीं करना पड़े। दे डोंट केयर, एग्जिस्टिंगली डोंट केयर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में जो 8-9% है, यू आर ए मेजोरिटी। फ्रॉम अ ओवरऑल ट्रेडर पर्सपेक्टिव में भी यू आर ए माइनॉरिटी, बट मेजरली जो प्रॉफिटेबल है वो ज्यादातर सेलर्स ही है। तो इन अ सेंस एंड दे शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर द रेगुलेटर इंस्टेड ऑफ एनीबडी एल्स। जो बना रहा है उसका तो बनाने दो कम से कम। देखो, जब ट्रांसपेरेंसी की डिस्कशन होती है तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस रेगुलेटर के ऊपर डिमिनिश होता है, नहीं होता है। लोग जानबूझ के दूसरे प्रोडक्ट जो कि अनरेगुलेटेड हैं, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, उस तरफ मूव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो यार, इवेंचुअली सबको बिजनेस करना है, सबको अपना पैसा कमाना है, करियर देखना है। व्हेन टू मेनी रेगुलेशंस कीप ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, बहुत छोटे-छोटे फ्रीक्वेंसी पे, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑब्वियसली बिजनेस को रन करने का एक रिस्क है, सस्टेनेबिलिटी इशू है, उसके बारे में भी बात की गई है। बहुत यूनिवर्सल चीज है ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबिलिटी ना, बहुत यूनिवर्सल चीज है। अगर ऐसा होता है कि कोई रूल चेंज करने से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज बढ़ता घटता, तो आप यूएस में, यूके में, हर जगह परसेंटेज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स मेकिंग मनी डिफरेंट देखते हैं। या तो आप रिटेल मैं प्रॉप फॉर्म के लिए भी काम किया हूँ, मैं वहां भी देखा हूँ, पर कन्वर्जन ऑफ ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल होते हैं, मैं रिटेल में भी काम किया हूँ, मैं यहाँ भी देखा हूँ। ये अक्रॉस द वर्ल्ड सेम है। आप गूगल में कोई भी पढ़े जो यूके में कोई प्रॉप फर्म चला रहा है, उसका इंटरव्यू देख लो,
आप इंडिया में किसी का इंटरव्यू देख लो, लोग ये बोलते हैं 90% लूज मनी। ये नंबर कहीं भी 98, कहीं पे 80, कहीं पे 60 नहीं है। हम पाकिस्तान के भी लोगों से बात करेंगे तो आप यही बोल सुनोगे कि 90% लोग पैसे नहीं। ट्रेडिंग में पैसा कमाना ना यूनिवर्सल चीज है। कि कितने लोग पैसा बनाएंगे वो बहुत यूनिवर्सल है, कि 90% लोग तो इसमें लूज ही करेंगे। ये कोई रूल से नहीं होता है। वीकली एक्सपायरी कर दो, हटा दो, वीकली ले आओ, मंथली हटा दो, मंथली ले आओ, कैश कर दो, फ्यूचर हटा दो, आप बस कैश कर दो देश में, फिर भी 90% लोग लूज करेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी गेम है। पैसा कमाना बहुत सब कुछ वही है और कुछ नहीं। ना एजुकेशन से मतलब है इसमें। वी हैव सीन इन्वेस्टर्स जो कि कुछ नहीं पढ़ाई किए, दे आर वेरी ग्रेट इन्वेस्टर्स। वी हैव सीन पीपल फ्रॉम आईआईटी नॉट मेकिंग मनी। ओके, वी हैव सीन पीपल, अब लोग बोलते हैं यार एंट्री बैरियर बढ़ा दो। इट मीन्स यू आर सेइंग कि जो 1-2 लाख रुपए जिसके पास है उसके पास कम दिमाग है और जिसके पास 2 करोड़ रुपए ज्यादा दिमाग है। ऐसा नहीं है। When I started, I was in college. I had 1 lakh rupees. If today, आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप को बड़ा बोलने लगूं? नहीं। वो एक बच्चा जो शुरू किया था, because we had only 1 lakh rupees to lose. एंड ये जो कंफर्ट है ना कि यू कैन लर्न समथिंग विथ द एबिलिटी कि आप 1 लाख चला गया तो चला गया, ये आप मेरे से छीन रहे हैं। आज अगर मेरे को लेट्स से मैं अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करता और मेरे पास 1 करोड़ रुपए रहते, मेरे पास रिस्क में 1 करोड़ रुपए रहा, 1 लाख नहीं रहता, पड़े की ना बहुत इजीली हम लोग ट्विटर पे बोल दे रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है एंट्री बैरियर हटा दो, एंट्री बैरियर बढ़ा दो, बट वीकली मत हटाओ। क्यों हटाओ? क्यों? अरे मैं कोई चीज अगर सीख रहा हूँ तो मैं अगर 1 लाख हूँ या 1 करोड़ हूँ, दोनों सेम है। we were very lucky that we didn't had money to lose, but we know people who find option selling everything very very good। बाहर से उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, रियल एस्टेट, बहुत पैसा है, महीने का लाखों करोड़ रुपए रेंट आता है, बट दे वांट टू डू समथिंग कूल, सो दे enter into markets with 1 crore rupees, 2 crore rupees and they lose all। एंट्री वैल्यू बढ़ाने से 2 करोड़ रुपए वाला तेज थोड़ी हो जाता है, स्मार्ट थोड़ी हो जाता है। नहीं, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट है। तो आप चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा बार खोलूं 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, कि मैं ये ना बोलूं कि मैं 20 लाख का कुछ छोटा सा कैफे खोलना चाहता हूँ। मैं तो ये, अब कल को सरकार बोल दे रेस्टोरेंट, आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस इज द मोस्ट इलॉजिकल बिजनेस ऑफ दिस, कुछ पैसा नहीं बनता है, नहीं बनता। अब कल को सरकार ये बोल दे कि भाई 20 लाख और 15 लाख के साथ जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसको बंद कर, बस 5 करोड़ वाले खोलो, तो ये लॉजिक है। वेरी फेयर पॉइंट। दे वांट टू रिड्यूस द स्पेकुलेशन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्पेकुलेटर नहीं है तो वहां पे हेजर की भी कोई जगह नहीं। यस, ये पॉइंट एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपका पोर्टफोलियो को बेचने के लिए कोई पुट ऑप्शन खरीदना चाह रहा है, उसको बेचने वाला कौन है? स्पेकुलेटर है। करेक्ट। इफ somebody wants to safeguard his portfolio कि 24,000 के नीचे मेरे को सेफगार्ड चाहिए, मैं 24,000 पुट ऑप्शन को मैं बाई करूंगा, someone should be there to sell him। तो तब आएगा स्पेकुलेटर्स, वो बोलेगा कि मैं स्पेकुलेट करूंगा कि मार्केट 24,000 के नीचे नहीं जाने वाला है, एंड आई एम प्रोफेशनल इन मैनेजिंग दैट रिस्क, दैट इज व्हाई ऑलवेज द स्पेकुलेटर मीट्स अ टिचर। एंड दूसरी बात यह आती है कि सेबी बोल रहा है कि वी वांट टू रिड्यूस द स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स, बट हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज अ सर्च ऑफ ब्रोकर्स, बोथ बिग ब्रोकर्स एंड स्मॉल ब्रोकर्स ऑल अक्रॉस द पोर्ट, खुले नाम प्रमोट कर रहा है एमटीएफ को। नाउ एमटीएफ में जो ट्रेड करते हैं रिटेल रीडर, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ब्लू चिप स्टॉक्स एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो ऑलरेडी इंडेक्स के पार्ट है, एंड इकोनॉमी में उनके अवेलेबल थे 200-300 स्टॉक्स। ये जो बंदा एमटीएफ यूज करके ट्रेड करने वाला है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अर्थ में करने वाला है। नाउ ब्रोकर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है एमटीएफ के लिए? एमटीएफ इंटरेस्ट रेंजेस फ्रॉम 12% टू 80% तक। हाँ, हम लोग अगर मानते हैं कि जो लोग एमटीएफ लेने वाले हैं वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स को ही ट्रेड करने के लिए लेने वाले हैं, व्हाट इज द कैगर ऑफ मिड कैप इंडेक्स? 16 से 17% एट मैक्स। एंड ये भी रिसर्च्ड है कि इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स वोंट बी एबल टू बीट द बेंचमार्क इंडेक्स इन द लॉन्ग रन। तो आप ये बोलना चाहते हो कि एक नॉर्मल रिटेल निवेशक आपका 18% टाइप इंटरेस्ट देने के बाद then he'll be able to beat the benchmark index? Is it not the highest form of speculating? Now my question is, why is the regulator being blind to that kind of speculation and only considers speculation in terms of derivatives? एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि क्या
जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करने की है, मतलब जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिसेस में, जो कि यूएस मार्केट में किसी तरह से अलग देखे जाते हैं, इंडिया में मैनिपुलेट करना रिलेटिवली ईजी हो गया है। जे स्ट्रीट का एग्जांपल भी हमने देखा कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक या कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने के कारण, काउंटर पोजीशन क्रिएट करने के कारण एक अच्छा खासा फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। First and foremost thing, why I say that it is wrong. पहली बात, हम इंडिया we aspire to become third largest economy or second largest economy. Third largest economy cannot have a capital market where you don't have a options as an instrument. Okay. Weekly, daily expiry has to be there. What went wrong with us? We did monthly, we came back to weekly, we went to daily. And daily went overboard. Yeah. What overboard we did? We went to have instruments where 2 or 3 stocks have weightage of very high. Right? Bank Nifty, Fin Nifty, Mid Cap Nifty, all this. You created an index which was in the wrong way. Had we created an index of 50 stocks with equal weighted, you would have not this problem. Right? Had you created the options on NSE 500, who can manipulate 500 stocks? I can manipulate 4, I can manipulate 3. But you took a step of doing with the bad thing and then you are blaming retail to lose. You are not saving retail. In fact, last year, 20,000 extra crore was lost by options player thanks to SEBI. Or 20,000, I'm telling you, it is because of SEBI. Because I, as a profit-making guy, lost significant amount of my profit because of your move. So someone who was making loss would have made loss. And there the structure problem why if retail is losing money, that can be fixed rather than stopping the weekly thing. We cannot aspire to be third largest and we say that weekly we can't handle and daily we can't handle it. Right? They are mature market where middle. Other thing that SEBI uses the data what they publish. They don't publish how many buyers are losing, how many sellers are losing. You have only one thing that you go and say that oh people are losing because there is a calendar spread. All these are completely on top. I'll give you another thought process. You know what SEBI is doing? SEBI उस पुलिस की तरह है जो बोलता है कि घर से बाहर निकलोगे चोर है रोड पे इसलिए घर से बाहर मत निकलो. राइट? पुलिस का काम है चोर को पकड़ना. हमको ये नहीं बोलना है कि रोड पे मत निकलो. और उसके ऊपर से क्या बोलता है SEBI पता है आपको? बोलता है कि आप घर से बाहर निकलो तो आप BMW में निकलो, गोल्ड पहन के निकलो और आप 20-25 लाख रुपया लेके निकलो. क्योंकि आपका चोरी हो तो बड़ा चोरी हो, छोटा चोरी क्यों करो? ये हमने बना के रखा है. आप ये समझे कि आप 75 का लॉट कर दिया निफ्टी में, हम 25 लाख 30 लाख कर देंगे, बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को लूज करना हो तो 2.5 लाख रुपए कम से कम मेरे को पॉकेट में रहना चाहिए. राइट? क्यों दूं मैं? अब ये तो गलत चीज है. बिजनेस है, बिजनेस है. बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, आई एम टेलिंग यू, they could have gone and defined a S&P 500 के पे NSE 500 का लेके ये नहीं होता. आप देख लो नहीं, आप बैंक निफ्टी का वेटेज खत्म करे जाते हो, बैंक निफ्टी पिछले 4 दिन से मार्केट के नीचे गिराए हुए. आप स्ट्रक्चर ही समझ नहीं पा रहे हो. आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर सिटिंग देयर टू थिंक अबाउट इट. एटलीस्ट कम से कम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बंद करना था तो बैंक निफ्टी को रिस्ट्रक्चर करना था. बट ये जो पॉइंट है ना विच मेक्स टोटल सेंस कि जो जेन स्ट्रीट ने किया है वो भी इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए किया है कि छोटा इंडेक्स है, मतलब एक वेटेज की बात कर रहे हैं अपन एचडीएफसी या whatever. तो देश 500 स्टॉक को कौन मैनिपुलेट करेगा? वेटेज आप वीकली वेट एक इक्वलेट इंडेक्स बनाओ, देखो आप कौन करता है इसको मैनिपुलेट. 50 का ही बनाओ. राउजर्स वीकली कहाँ पे होता है? यूएस में हो रहा है ना. बट वो चीज आप नहीं सीख रहे हो. सीख क्या रहे हो? अरे डेली बंद करो, वीकली बंद करो, कैलेंडर हटाओ, VLM हटाओ. कौन दिमाग है कभी शेड किए हो बैठ के? ये जाएगा कंफ्यूजन, ये वीडियो जाएगा, पब्लिक जाएगा. यू ओके विद दैट राइट? मेरे को ट्रेनिंग देता हूँ ना, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ये है ना, मैं को किसी को सबसे रिकमेंडेशन देता हूँ. मेरा कोई स्टेक नहीं, मेरा स्टेक है मेरा बिजनेस कार्ड करो भाई. नहीं फेयर कि मैं तो बोलो सोल्यूशन दे रहा हूँ. सोल्यूशन आई एम नॉट ब्लैबरिंग ओनली कि आपको प्रॉब्लम क्या. आपने पता नहीं SEBI का बहुत अच्छा स्टेप है. ये सिंपल रो में बोलूं अगर, इफ आई मीन माइंड माय वर्ड्स, बट जैसे पेट पे लात मारने वाली बात है बार बार. एग्जैक्टली. कि 91% ऑफ द लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में से एवरेज अकाउंट साइज क्या है? क्या कोई 50 लाख 1 करोड़ लेके आ रहा है ट्रेड करने के लिए, उसका ज्यादा लॉस है, या जो लॉस करने वाला है ज्यादातर लोग 1 लाख 5 लाख 10 लाख लेके ट्रेड करने वाले? इसका सेग्रीगेशन दिया है.
there is segregation to that. Like 65 lakh people are less than 5 lakh rupees out of एग्जैक्टली ना, 5 लाख के नीचे वाला तो ऑप्शन राइड नहीं करता. दैट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन हु ट्रेड ऑप्शन बाइंग काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी. करेक्ट करेक्ट राइट. और जो पॉलिसीज आए हैं, सर्कुलर्स आए हैं, इट इज ओनली टू मेक द लाइफ ऑफ ऑप्शन सेलर्स हार्डर. जैसे मार्जिन बढ़ गया, ईएलएम दल गई, उससे मतलब और मार्जिन बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया. अभी सेरी का कहना है कि वो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा होगा दैट इज डिटर मोस्ट पीपल टू नॉट बाई ऑप्शंस. बट मैं कहता हूँ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता. जब कॉन्ट्रैक्ट साइज कम था, एक लॉट बेचने के लिए चाहिए होता था कि 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए. अब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने के कारण ऑप्शन सेलर को सेल करने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए. बट ऑप्शन भैया क्या करता है, अगर वो बंदा अट द मनी या इन द मनी खरीदता था 100 रुपए के ये करके, मतलब मान लीजिए लॉट साइज 50 है और वो 100 रुपए का ऑप्शन खरीदता था विच इज लिमिटेड कैपिटल. नाउ लॉट साइज बढ़ गया, 50 से 100 हो गया. वो क्या करता है, वो अभी भी ऑप्शन बाइंग ही करता है, बट वो जाके बोटीएम ऑप्शन खरीदता है 50 रुपए का. उसने प्रीमियम वैल्यू देखना है, जहाँ पे जो प्रीमियम वैल्यू मिलेगा उसके बजट के हिसाब से उसने के हिसाब पे कितना होगा वही करेगा. अगर और कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाएंगे तो जाके और ओटिंग खरीदेगा, 10 रुपए का 5 रुपए का ऑप्शन खरीदेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी 95% होती है, जीरो. लॉस ही होना है. हाँ, डीपेस्ट ओटीएम जाएगा वो तो. क्या रेगुलेटर का फोकस एक्चुअल में उस तरफ हो तो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाए, रादर देन मेकिंग रैंडम चेंजेस एवरी नाउ एंड देन. ये जो लास्ट 2-3 साल में इतने रूल्स चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटली चीज़ें ही बदल रही हैं ऑप्शंस मार्केट की, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सेबी पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया, सरकार पे, दैट साइड ऑफ द गवर्नमेंट की. भाई मतलब हमारा फ्यूचर क्या है, आगे क्या है. चीज़ों जैसे बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जिनमें 10-20 साल से एक रूल बना और आज तक चले आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बनता है गवर्नमेंट पे भी, मार्केट पे भी, कि चलो इनके पास थोड़ा ये स्टेबल हैं, इनके पास सब्सटेंशियल कुछ है. राइट. हमारा क्या है, हर तीसरे महीने नया रूल आ रहा है, तो वीकली एक्सपायरी रहे ना रहे, ऑब्वियसली रहे तो बेटर है क्योंकि अर्निंग सोर्स मिलता है. बट मोर ऑफ दैट लास्ट 3-4 साल में सभी पे जो ट्रस्ट था कि हाँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलाएंगे मार्केट को, अच्छे से रिफॉर्म्स आएंगे, वो दैट इज लॉस्ट समवेयर. ये अभी देखिए जो भी रूल्स लाते हैं ना, रिटेल को बचाना, बट रिटेल की कोई सुनता ही नहीं. ठीक है, फर्स्ट ईयर हम लोग को, ठीक है, जो वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, जो करना है, बट रिटेल का पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखने के लिए भी कोई बॉडी रहना है ना. जैसे ब्रोकर्स का एनमी है, जैसे हम लोग को भी सभी अलाउ करना है. ठीक है भाई, ट्रेडर्स का भी एक बॉडी बनाते हैं, उनके भी क्या प्रॉब्लम्स है सुनेंगे, उनके भी क्या चीज़ है, क्या हम लोग जो रूल्स ला रहे हैं अगर उनको कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या, पॉजिटिव साइड कुछ हो रहा है क्या, उसका कुछ फीडबैक ही नहीं है. ठीक है, दो महीने में ठीक है बंद कर दो, रिटेल सेव करना है, फिर 2 महीने में नहीं बंद कर दो, फिर रिटेल को सेव चल रहा है. बट रिटेल को सेव करने के बारे में सब चीज़ बर्बाद करके रखते रहे सब. तो पूरा मतलब इंडियन मार्केट तो पूरा डेड हो गया है मेरे हिसाब से. मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो 0 ही करता था, अभी वीकली में आया, अभी वीकली भी बंद हो गया तो हम लोग को मूव करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा. बस मेरा ये है कि अभी जैसे आप इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना जिसका फॉन्ट ज़्यादा है, तो ऐसा कोई एक बॉडी बनाएंगे ना जो रिटेल ट्रेडर्स का भी सुन पाए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए सभी के पास. वो कंसल्टेशन पेपर में कोई सुनता नहीं हो, कुछ भी कमेंट करो वो कोई देखते भी नहीं है, तभी कुछ देखता भी नहीं है. ये केस से मैं इस केस से एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि हम लोग जो ट्रेडर्स लोग हैं पूरे इंडिया में, उनका जो पॉपुलेशन है सर, वो हम लोग उनके वोट बैंक में कहीं आते ही नहीं है. तो मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि अगर हम उनके वोट बैंक में आते तो सर हमारी भी ये लोग वो सुनते कि हाँ ये लोग क्या करें. हम लोग माइनॉरिटी है, 2-3 करोड़ वाले ट्रेडर, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को. ये भी एक पॉइंट अच्छा चाहूँगा इस पर मैं. और दूसरा सर एक और कि अगर हम क्रिप्टो में शिफ्ट भी होते हैं सर, तो जो क्रिप्टो का जो मार्केट है वो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं है. अभी हाल फिलहाल में 2 बार आई थिंक वो डेल्टा एक्सचेंज का इशू आ रहा है कि इसी हफ्ते में. तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अगर आपको घुसना है तो या तो आपको मूव आउट करना पड़ेगा दुबई वगैरह में, जहाँ पर थोड़ा तो भी ठीक है, वहाँ पर भी आप स्केल नहीं कर सकते अपने बिजनेस को, क्योंकि वहाँ पे भी वो रेगुलेटेड नहीं है. तो ये 2 पॉइंट में रखना चाहूँगा. नहीं बात सही है. जैसे कि उस समय एफ सबको लगता था कि बहुत इंटरेस्टिंग है और सिर्फ लोग पैसा देख के आते थे, वो आज एग्जैक्ट सेम चीज़ क्रिप्टो और फॉरेक्स को लेके हो रही है. एंड दैट्स एक्चुअली डेंजरस
ये सारी की सारी डिस्कशन कुछ लोगों को बहुत रॉ लग सकती है, बहुत फ्रॉम द हार्ट लग सकती है, एज़ इट इज़ लग सकती है, बहुत कैमोफ्लेज करके नहीं प्लेस किया गया है, जो है एज़ इट इज़ दिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन इस केस में क्या बोला गया, आप खुद देख लीजिए। बिकॉज़ ऑफ दीज़ टू मैनी रूल्स कमिंग इन या बहुत सारे इंटरवेंशन आने के कारण are people thinking to move into unregulated spaces like forex and crypto? Just because ड्रीम 11 और ये सब चीजें तो इसीलिए फेमस हुई इंडिया में कि हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्शंस है इंडियन मार्केट में। अब बाहर के मार्केट में देखो ठीक है, यूएस मार्केट में थोड़ा है कैपिटल बैरियर, बट अदर मार्केट्स कैसी है वेरी पीसफुल। जाओ माइक्रो लॉट्स ट्रेड करो, अपना मिनिमम ट्रेड करो, मतलब सब लोग तो ये इससे भी ऐसा चल रहा है, पूरे दुनिया एक तरफ चल रही है, इससे भी एक अपनी दूसरी तरफ चल रहा है। आई डोंट नो, मतलब कॉन्फिडेंस लूज करवाता है सरकार का, व्हाट आई वुड से कि स्टेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी भी नहीं आती उससे। थैंक यू। मैं सर जब मैं 18 का था तब मैं बिजनेस के अंदर एंटर किया था। तब उस टाइम इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं थे, फिर डेली एक्सपायरी के टाइम पे भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हुआ, फिर वो भी चेंज कर दिया सब। फिर अभी अगर वीकली बंद होता है तो सर मुझे लगता है कि फिर तो मतलब एज अ यंग ट्रेडर मेरे को तो फिर लग रहा है मुझे बाकी सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। मतलब आई कांट सस्टेन इन दिस मार्केट, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मेरे लिए। इवन दो आई विल स्टिल मेक मनी, मैं ऑलरेडी प्रॉप ट्रेडिंग में हूँ, तो भी सर वो सेम रिटर्न नहीं मिलेगा। मुझे अपने घर पे भी बोलना पड़ता है कि यार मतलब मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर वो घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि आप मतलब इसे कुछ और देखो ऐसा। तो ये सारे चीज़ों के अंदर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा मुझे फेस अभी एट द मोमेंट अपने बिजनेस से और वो करना पड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट सर मैं ये रखना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, इसके लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं वो सेबी लेना चाह रही है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है वो अपने बैंक के अंदर पैसा रखे। ऐसा मैंने एक न्यूज़पेपर में रीड किया था, अनर सर कितना ये सही कितना ये गलत है। अगर कोई एंट्री बैरियर आता है जहाँ पे बोलते हैं कि 10 लाख के ऊपर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, या एटलीस्ट 10 लाख के आपके पास स्टॉक्स है तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, जो स्मॉल ट्रेडर है जो एक्चुअली में लिक्विडिटी दे रहा है वो कम से कम अपना पैसा निकाल सकता है, अपने बैंक में रखेगा। मे बी एंट्री बैरियर में ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकती है मेरे हिसाब से। अब investors up to SEBI, obviously we can't, I mean A lot of people will not disagree with that. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एमएससी में ट्रेड कर रहा हूँ, बीएस में ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके कोई फलाना ढिमकाना टीटा एक्सचेंज गामा एक्सचेंज में कोई ट्रेड करेंगे और वो एक्सचेंज कल बंद होगा, कोई जिम्मेदारी भी उठा नहीं पाएगा। नाउ दैट इज नीदर इलीगल नॉर लीगल, वो ग्रे एरिया में है, उनको बंद भी नहीं किया जा तो है भी क्यों, मतलब व्हाई इज इट लीगल और इन दोनों बीच में है क्यों? आइदर यू डू दिस, ब्लैक एंड व्हाइट रखो ना यार इसको। इसका टैक्स भी ले रहे हैं एंड देन नॉट इवन उसके खिलाफ कुछ वर्ड भी नहीं बोले जाता है सर। प्लॉजिबल डेवलपिलिटी। हाँ, at least issue a cautionary advice or a warning or some sort of notification that boss this is unregulated and we don't have servers in India, कल को कोई दिक्कत होता है it's your प्रॉब्लम। किसी को पता ही नहीं है ये चीज़ है एंड दे आर थिंकिंग दैट इलीगल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा उनको होने वाला है। तो वंस दिस कंसल्टेशन पेपर गेट्स फाइनलाइज्ड, वीकली एक्सपायरी खत्म हुआ, मैं कह रहा हूँ कि कोई थीटा गामा एक्सचेंज, कोई नोट डीसीएक्स जो भी है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर गोना मेक अ टन ऑफ मनी एंड दी मैं जितना देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, नॉन स्टॉप उनका एड्स आ रहे हैं लास्ट 2 वीक से, जब से ये स्पेकुलेशन चालू हो गया कि बीटी एक्सपायरीज बंद होने वाले। उनको पता है कि पीपल वांट अपॉर्चुनिटी एंड पीपल वांट लेवरेज। तो दोस्तों दीज वर द वर्ड्स राइट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऐसे रूल्स के कारण। कुछ लोगों का कहना था कि हमारी कोई संस्था नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जो कि रिप्रेजेंट कर सके, बट द वे आई थिंक SEBI is that group because SEBI is supposed to look at the interest of retail traders. वीकली बंद हो जाएंगे और मंथली पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ब्रोकरेज भी कम हो जाएगा जो ब्रोकर्स है उनका, क्योंकि ट्रेड जैसे में अभी आज सपोज महीने में 300-400 होते हैं, वो मे भी 20-25 ही होंगे। तो वो होने के बाद उनका रेवेन्यू जब कम हो जाएगा तो उनका अभी जैसे कि जो पहले 0 वाले थे, 10 रुपीज़ वाले भी थे, वो सभी 20 इवन 50। नितिन कामत जी ने तो बहुत बार बोला है कि ब्रोकरेज विल गेट इंक्रीज। तो ये जो है मंथली पे जाने के बाद तो इसका मतलब पूरा चांस दिखता है कि ब्रोकरेज विल बी इंक्रीज। तो वो होने के बाद अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी वो तो फर्दर इट विल गेट रिड्यूस। तो कॉस्ट की वजह से जितने लॉस मेकिंग है वो तो
आई थिंक बढ़ ही जाएंगे, कम तो होने वाले नहीं है। तो अगर किसी को सच में रिप्रेजेंट करना है तो वो सेबी खुद ही है। तो होपफुली ये बातें कंसल्टेशन पेपर में भी बहुत से लोग फीडबैक देंगे, उन बातों को भी बहुत क्वालिटेटिव लेवल पे और क्वांटिटेटिव लेवल पे भी क्वांटिफाई किया जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद ही कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे और शायद एटलीस्ट ये वाला चेंज ना लाया जाए तो ही बेहतर है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वीकली एक्सपायरी मस्ट से बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो क्वालिटेटिव वैसे हैं, जो कि इस वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आगे चल के भी कुछ वीडियोस हम लेके आते रहेंगे टू कीप अप द टेम्पो गोइंग, बट होपफुली रेगुलेटर सीज इट दिस इन अ वेरी गुड हार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मेकिंग इररिलेवेंट चेंजेस व्हिच आर नॉट रियली रिक्वायर्ड टू डू इन द फर्स्ट प्लेस एट ऑल can actually hamper a lot of traders who have been around for a while और जो कि आगे चल के कुछ साल और रहना चाहते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में चलते ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पापा।